नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी चल रही है और आप लोग भी जोर शोर से लगे होंगे 14 मई के लिए, मुझे पता है। ठीक है, आज सबसे पहले आप लोग होली की शुभकामनाएं। ठीक है, रंग लगा होगा तो क्या करें, त्योहार है तो रंग वंग खेला ही जाता है, आप लोगों को भी खेलना चाहिए। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं यार, हम भैया रंग नहीं खेलेंगे, चाहे जो हो जाए, हमें पढ़ाई करनी है। देखो ऐसे लोग कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सिविल सेवा में जाना है। कहे में? सिविल सेवा में जाना है। और सिविल सेवा के लिए आप जब तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे, अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, आप क्या सिविल सेवक बनेंगे? ठीक है, आप ये बात बता दे रहे हैं, बहुत टफ जॉब होती है। एसडीएम बन जाएंगे तो आप ये सोचेंगे नहीं कि आप आएंगे घर में, आप घर वालों के साथ त्योहार मनाएंगे। आपको आपकी जनता के बीच में त्योहार मनाना पड़ेगा, इतना समझ लीजिएगा आप। ठीक है ना? तो ये मत सोचिएगा कि हम त्योहार नहीं मनाएंगे, आप त्योहार मनाएंगे भी, लेकिन लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ नहीं, अपनी जनता के साथ, जिनके लिए आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ आप त्योहार मनाएंगे। नहीं आप आ जाएंगे सुर्खियों में। ठीक है ना? तो चलिए, तो जो लोग ये सोचते हैं कि त्योहार नहीं मना के हम उतना पढ़ाई कर लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, ना कभी होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं, लोकसभा तक आप लोगों का हो चुका था, आज राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्यों उच्च सदन कहा जाता है? हमने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा निचला सदन होता है, लेकिन लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर लोग सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम ही आप लोग क्या करते हैं? लोकप्रिय। लोकप्रिय किसका होता है? जनता का लोकप्रिय होता है। तो सीधे तौर पे हम और आप लोग क्या करते हैं? जनता अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, मोदी जी को चुनते हैं या फिर राहुल गांधी को चुनते हैं, जिसको जो पसंद है वो अपने आदमी को चुनता है। ठीक है, तो जनता के बीच में सीधे जा रहा है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। दो तरीके की निर्वाचन प्रणाली होती है, एक प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली हम किसी आदमी को चुन लें। ठीक है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कौन सी होती है? हम किसी को चुने और वो किसी और को चुने, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। ठीक है ना? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित होता है, क्योंकि जो 2024 में हम लोग जाएंगे स्वयं और अपने सिलेक्टेड, अपने मनचाहे प्रतिनिधि का चुनाव करके आएंगे। समझ गए इतनी बात को? लेकिन राज्यसभा का कभी चुनाव में हम प्रतिभाग नहीं करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हम विधानसभा का चुनाव, अभी योगी जी वाला चुनाव हुआ था, हमने उस चुनाव में प्रतिभाग किया और वहां पर जिन लोगों को भेजा, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? अपने लोगों को चयन करके भेजेंगे। कहा? राज्यसभा में। मतलब हम लोग इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में हम लोग कहां से लोग जाते हैं? विधानसभाओं से लोग निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के लिए लोग चुनते हैं। ठीक है, विधानसभा कहाँ होती है? राज्य में होती है। एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दो सभाएं होती हैं केंद्र में, और दो ही सभाएं कहाँ होती हैं? राज्य में भी होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र, राज्य के लिए, राज्य को चलाने के लिए भी दो तरीके की, राज्य के भी अपने कानून बनते हैं ना। कहाँ बनते हैं? विधानसभा और विधान परिषद में। आगे राज्य जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ बताना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि हमें राज्यसभा का चुनाव करवाना है। तो राज्यसभा में जो भी लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे वो कहां से जाएंगे? राज्य की विधानसभाओं से जाएंगे। और राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचन करेंगे किसका? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का। ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 250 होती है। कितनी? 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। और 250 सदस्य में दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, 238 सदस्य और 12 सदस्य हैं। 238 सदस्य राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, यहां से सेलेक्ट होके जाते हैं 238 सदस्य। और 12 सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत करता है कौन? कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और वो किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं वो सदस्य? साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से। देखे होंगे बहुत लोग होते हैं जो साहित्य प्रेमी होते हैं और वो भी राज्यसभा में बैठते हैं जाके। तो आप सोचते होंगे यार ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, क्या ये भी कोई सिलेक्ट, कोई चुनाव लड़े होंगे? ऐसा नहीं है। उनको कौन वहां पे बैठाता है? वो उनको बैठाते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। कौन बैठाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में बैठाते हैं। अब
विज्ञान विज्ञान का भी जो क्षेत्र होता है, विज्ञान का भी क्षेत्र होता है, विज्ञान से लोग बैठा दिया गया, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक जिंदा रहे और उनको बैठा दिया जाता है राज्यसभा में। तो ऐसे ही 12 सदस्यों को कौन बैठाता है? राष्ट्रपति बैठाते हैं अपने मन से मनोनीत करके। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पुनः 238 सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो 238 सदस्य राज्य की विधानसभाओं से हम लोग जिनको चुनते हैं, जब जब अभी 2021 में जब चुनाव हुआ था, आप लोगों को याद होगा 2021 में हुआ, 22 में, 17/4/21 में जो चुनाव हुआ था राज्य का, जिसमें हम लोगों ने योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया था, उस चुनाव से हम लोगों ने किसके लोगों को सिलेक्ट किया था? विधानसभा के प्रतिनिधियों का चयन किया था। हम लोगों ने भेज दिया, वो अपना राज्य के कानून बना रहे हैं। लेकिन जब राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने की बात आती है तो फिर वो सक्रिय हो जाता है। अब चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? जिन लोगों को हम लोगों ने विधानसभा में भेजा था, वो क्या करेंगे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किसका चयन करेंगे? जो लोग राज्यसभा में जाएंगे, बैठेंगे, ठीक है। इनका चयन कौन करेगा? विधानसभा के लोग करेंगे, ठीक। इसीलिए इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। हमने विधानसभा के लोगों का चयन किया, विधानसभा के लोग राज्यसभा के लोगों का चयन करेंगे, बस सीधी सी बात है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं चयन कर रहे हैं राज्यसभा के प्रतिनिधियों का, कौन कर रहा है? हमने विधानसभा के लोगों को चयन किया, विधानसभा ने राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चयन किया। कितने सदस्य चयन करेंगे? 238। विभिन्न विभिन्न राज्यों के लोग मिलकर, विभिन्न विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं मिलकर कहा किसका चयन करेंगी? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का। कितने सदस्य होंगे? 238 सदस्य होंगे, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आप डायरेक्टली थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी चुनाव में भाग लेते हैं, तो हम चाहे जितने सेलेक्ट कैंडिडेट हों, उसमें किसी एक का चयन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 सदस्य खड़े हैं, तो तीनों में से हम जिसको पसंद करते हैं उसका चयन कर लेते हैं जाके, ठीक। बाकी 2 को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। हमको तीनों को सिलेक्ट करना है। हमको एक मतपत्र मिलेगा, हमको तीनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन क्रम के आधार पर। पहले नंबर पे आप किसको रखना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप किसको रखना चाह रहे हैं, और तीसरे नंबर पे आप किसको रखना चाह रहे हैं। और लास्ट में जब काउंटिंग होती है तो फिर उसमें से किसी एक को विजेता घोषित किया जाता है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा उच्च सदन होता है, 250 सदस्य होते हैं, 238 सदस्य राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य कौन निर्वाचित करता है? मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, अपने मन से नियुक्त करता है, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। इतनी बात चर्चा हो गई। किस प्रणाली के द्वारा 238 सदस्य चुने जाते हैं? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचन करते हैं किसका? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का। अब बात आती है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। देखो, राज्य में तो सारे राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे राज्य, कोई बचेगा नहीं, सारे राज्य आएंगे। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में केवल 3 हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। केवल यहाँ के ही विधानसभाओं के सदस्य जो हैं किसका चयन करेंगे? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं। एक यहाँ पे हमने लिखा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है ना, संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है। ये प्रभावी है राज्यसभा में। कौन सा? लोक प्रतिनिधि, आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी स्तर की, ध्यान रखेंगे इस चीज को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए कि हमें राज्यसभा में हम राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए हमें राज्यसभा में जाना है, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो क्या हमारा चयन उत्तर प्रदेश से ही होगा? ऐसा नहीं है। ऐसा पहले था, 2003 के पहले ऐसा था कि हमें उत्तर प्रदेश का मतदाता होना चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, जिसके माध्यम से लोग चुने जाते थे, उसमें सन 2003 में संशोधन किया गया। और 2003 में संशोधन के बाद ये चीज सामने आई कि जरूरी नहीं है कि आप जिस राज्य में निवास करते हैं वहां की
अगर जिस जिस राज्य से आप राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल ही हो। आप उत्तर प्रदेश के हैं, भले ही आप हैं, लेकिन आप राजस्थान से राज्यसभा में चयनित हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। किस संशोधन के द्वारा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक, अगली बात करते हैं। हमने बताया था, देखिए, राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है। क्यों नहीं विघटन संभव है? इसलिए विघटन संभव नहीं है कि यह कभी खत्म नहीं होने वाली संस्था है, ये कभी खत्म ना होने वाला सदन है। यहाँ के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। मान लीजिए 9 सदस्य की अगर बात करें, कितने सदस्यों की? 9 सदस्य मान लीजिए राज्यसभा में है, 9 सदस्य है, तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का मतलब कितना होता है? 3 त्रिक का 9, यानी 3 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। 1/3 सदस्य प्रति 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि एक सदस्य का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होगा। इसीलिए ये खत्म नहीं होती है हमेशा, ये हमेशा चलने वाली सदन है, हमेशा अनवरत रूप से चलने वाली सदस्य है। मान लीजिए कि आपके हमने कितने बताएं? 250 सदस्य। मान लीजिए टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 250। इसका 1/3 सदस्य कितना हुआ? 3 सत्ते 21 और 21 4 25। ठीक है, तीनों 8 24 में, तीनों 8 24 और 3 त्रिका, यानी 83 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होंगे। कितने? हर 2 साल पे रिटायर होंगे 83 सदस्य, और 83 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होंगे। तो ये अपना वो 83 सदस्य कितने साल का कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे? लगभग 6 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके होंगे। 6 साल का कार्यकाल। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? इसीलिए ये कभी विघटन नहीं होता, इसका इस सदन का कभी विघटन नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते थे। विघटन हमने बताया था, सत्रावसान, विघटन और स्थगन में अंतर हमने बताया था। विघटन का मतलब ये होता है कि समय से पहले ही उसको उस सदन के सत्र को समाप्त कर देना, उस सदन के सत्र को समाप्त कर देना। अगर मेरी बात यहाँ ना समझ में आ रही हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका सत्र 5 महीने 6 महीने का है, मान लीजिए विधानसभा इसका राज्यसभा का सत्र 6 महीने का है, 6 महीने से पहले ही राष्ट्रपति के दिमाग में आया इसको खत्म करना है, विघटन करना है, तो कर सकते हैं लोकसभा अगर हो तो। लेकिन राज्यसभा में विघटन नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति या फिर कोई भी और भी ताकत। ठीक, हमने बताया था। ठीक, अगली बात करते हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मतलब उसके सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी एक ऐसा सदस्य उसका सभापतित्व करता है, उसका प्रतिनिधित्व, उसको लीड करता है राज्यसभा को, जो स्वयं उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, या जो सभापति होता है उसका सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा में उसका सदस्य ही होता था। ये ध्यान है कि नहीं? याद है? अपने लोगों में सारे सदस्य, अपने लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ होता था उसका सदस्य चयन करते थे और ऊपर कुर्सी में बैठाते थे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही सबसे ऊपर कुर्सी बैठेगा, उसमें चयन की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य अपने लोगों में करते हैं। उपसभापति का चयन राज्यसभा में सदस्य अपने लोगों में करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उपसभापति को बहुमत से हटाया भी जा सकता है, लेकिन उपसभापति भाई जो चुन रहा है, राज्यसभा के सदस्य उपसभापति को चुन रहे हैं, तो बहुमत से उसको समझ में आ गया यार ये बेकार आदमी है, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, और बहुमत में हुआ कि यार ये तो एक पक्ष कार्य करते हैं, एक काम करो इनको हटा दो इनको, तो बहुमत से अगर ये मंत्रणा हो गई तो उपसभापति का पद छीन लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद ऐसे छीना नहीं जा सकता है। और जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते थे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते थे, वह यहाँ पे भी यही है, सभापति उपसभापति को त्याग पत्र दे सकते हैं और उपसभापति सभापति को त्याग पत्र देते हैं। इतनी सी बात है इसमें। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के अनुपात में होता है। जैसे लोकसभा में भी तो ये होता था, जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। अब मान लीजिए सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या कहाँ पे होगी राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश से ही होगी। फिर हमने बताया था महाराष्ट्र में जनसंख्या ज्यादा है तो महाराष्ट्र में होगी। फिर उसके बाद जैसे फिर तमाम राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। हमने लोकसभा में जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पे भी
सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति राज्यसभा की, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं, यदि इनका सृजन करना है तो राज्यसभा को लोकसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। एकांतिक शक्ति है, वो अपने आप में ही इतना पावरफुल होता है कि इन सेवाओं का सृजन कर सकता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाएं सृजित करनी है, नई सृजित करनी है, तो किसको एकांतिक शक्ति होगी? उसमें राज्यसभा को एकांतिक शक्ति होगी, लोकसभा का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में क्या अंतर होता है। आप लोग सोचते होंगे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय से ये क्या है, ये अखिल भारतीय क्यों लिखा जाता है, केंद्रीय सेवाएं क्यों नहीं लिखा जाता? भाई आईएएस के जो आदमी होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो आदमी होते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। यूपीएससी केंद्रीयकृत जो है संस्था है, तो इनको केंद्रीय सेवाएं ना कहकर अखिल भारतीय सेवाएं क्यों कहते हैं? देखो, इसका मतलब ये होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं से जो भी सेलेक्ट होंगे, वो सेलेक्ट तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन उनको भेज देगी राज्य सरकार के अधीन में काम करने के लिए। आईएएस क्या केंद्र में बैठ के कार्य करते हैं? नहीं ना, आईएएस केंद्र में बैठ के नहीं कार्य करते हैं। आईएएस कहाँ काम करते हैं? राज्य में डीएम, राज्य में डीएम के रूप में किसी जिले में चयनित होते हैं, या फिर अन्य किसी बड़े पद में चयन होते हैं, यही होता है ना। तो अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब ये होता है कि केंद्र सेलेक्ट कर रहा है और उनको भेज रहा है राज्य की सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में, तो वो क्या हो जाते हैं? उसको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। राज्यों की सरकारों को उनके ट्रांसफर करने का हक होता है, किसी डीएम के ट्रांसफर करने का अधिकार होता है, उस डीएम को सस्पेंड करने का अधिकार होता है, लेकिन नौकरी छीन नहीं सकती। लेकिन राज्य सरकारें डीएम की नौकरी छीन नहीं सकती। सस्पेंड भले कर दें, ट्रांसफर भले कर दें, लेकिन उनकी नौकरी छीनने का अधिकार केंद्र सरकार को ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। डीओपीटी के अंतर्गत आदि जो है आईएएस अधिकारी कार्य करते हैं, और आपके गृह विभाग के अंतर्गत जो है आईपीएस कार्य करते हैं, और ये फॉरेस्ट वन विभाग के अंतर्गत जो आईएफएस कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इतनी बात समझ में आए, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं और केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस, आईईएस कोई अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होती हैं। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप सेलेक्ट होंगे तो आप केंद्र की सेवा करेंगे, आपको सेलेक्ट करके राज्य की सेवा में नहीं भेजा जाएगा, इसीलिए वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक छोटी जानकारी हो सकता है कभी मेन से पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अब अगली बात करते हैं कि ये तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि राज्यसभा में राज्य व जितने राज्य हैं और दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, राज्यसभा। ठीक, अगली बात करते हैं, यदि कोई राष्ट्रीय हित का विषय हो, राष्ट्रीय हित का विषय हो जिस पर आवश्यक हो गया कानून बनाना, राष्ट्रीय हित का विषय हो, राष्ट्रीय हित में आवश्यक होने पर कोई भी विषय पर विधि कौन बना सकता है? राज्य सूची के अंतर्गत कोई भी कानून कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। कौन बना सकता है? राज्यसभा। राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। किसके? राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो। कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, कैसे बना सकती है? अब राष्ट्रीय हित का विषय क्या होता है ये समझ लो। राष्ट्रीय हित का देखो कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं कि राष्ट्रीय हित के विषय क्या होते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को ध्यान रखिए, जैसे रक्षा, ठीक है ना, रक्षा होती है, ठीक है, बहुत बड़ा विषय होता है। राष्ट्रीय हित के विषय क्या होते हैं? मेंस में जो लोग ऑप्शनल लेते हैं, जिसको बोलते हैं, कौन सा ऑप्शनल होता है वो, अरे जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो, ठीक है, तो वहां पर ये आपको राष्ट्रीय हित के विषय पढ़ने को मिलेंगे। तो आप एक चीज सोचो कि राष्ट्रीय हित के विषय क्या होते हैं, तो छोटी सी बात समझिएगा, राष्ट्र के हित में जितने सब्जेक्ट होते हैं उनको राष्ट्रीय हित के विषय कहते हैं। जैसे रक्षा हो गया, आर्थिक विषय हो गया, ये सब राष्ट्रीय हित के विषय। अब रक्षा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका राज्य है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, उत्तराखंड चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। अब इतनी बात, ये राष्ट्रीय हित मतलब उत्तराखंड का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहां पर ये चीज लगे कि चीन से इसका बॉर्डर लगा हुआ और ये रक्षा से संबंधित हो सकता है,
तो राज्य सूची में कोई भी कानून बनाना होगा, उस रक्षा से संबंधित कोई भी कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगी। कौन बनाएगा उसको? राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, और कैसे बना सकती है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मत से बना सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा जरूरी नहीं है कि सारे उपस्थित हैं। जिस मान लीजिए 250 में 100 सदस्य उपस्थित हैं तो 100 के 100 सदस्य मतदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 100 में हो सकता है कि 50 सदस्य मतदान कर सकते हो, 50 सदस्य मतदान नहीं कर सकते हो। तो 100 उपस्थित हो गए, उपस्थित में मतदान करने वाले 50 का 2/3 सदस्य है। 50 कितने सदस्य? 2/3 सदस्य के बहुमत से अगर पास हो जाती है तो राज्यसभा उत्तराखंड राज्य के लिए की राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती, विधि बना सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यह है कि जो भी कानून बनेगा उस राज्य सूची में के संबंध में जो भी कानून बनेगा वो मात्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए? मात्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो राज्यसभा में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से कि राज्यसभा उच्च सदन होती है क्योंकि बुजुर्ग सदन होती है। लगभग 250 सदस्य, यहाँ लोग लगभग नहीं, 250 से अनाधिक, मतलब इससे ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य आपके राज्यों से चुनकर आते हैं, 12 सदस्य आपके कहाँ से चुनकर आएंगे? मनोनीत होंगे। 238 सदस्य जो होंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 3 संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, दिल्ली, पौंडीचेरी और कौन सा? जम्मू कश्मीर। यहाँ से चुन के आते हैं और यहाँ की विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। किसको? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निर्वाचन होता है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद और वो कौन सा तरीका कौन सा होता है? मत प्रणाली कौन सा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 2003 इस पर प्रभावी होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आज जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित तभी आप जो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह इसका राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यहाँ के सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं और यानी उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक, तो कुल मिला के सारी बात चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए अब यहीं विराम करते हैं। आगे आपका एक पार्ट और बचा हुआ है, इसमें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद।